Violent street protests in Pakistan-occupied Kashmir have resulted in chaos and casualties. नमस्कार साथियों और स्वागत है आप सभी का कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी में। और आज बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पे, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे, बर्निंग इशू पे हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान क्यों टूटने जा रहा है, पाकिस्तान कब तक सरवाइव कर पाएगा, इस बारे में सबको संशय है। आईएमएफ को है, चाइना भी थोड़ा बहुत टेंशन में है, हम लोग तो खुशी मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए। अमेरिका खुद संशय में है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या क्या चीजें हुई है जिसके कारण कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री, एज अ नेशन स्टेट अब जो है ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, ज्यादा दिन तक वो यहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, अगर हम लोग विस्तृत चर्चा करें तो आज नहीं, आज से बहुत साल पहले पाकिस्तान बनने के लगभग साथ में ही चालू हो गई थी। क्योंकि पाकिस्तान जो बना था सबसे पहले वो रिलीजियस लाइंस पे बना था, धर्म के आधार पे। और उसमें चीजें ये हुई कि अपॉर्चुनिस्ट लोग थे, जो मौका परस्त लोग थे, वो लोगों ने ही चाहा था कि पाकिस्तान बने और उसमें सब लोग अपने अपने हित ढूंढ रहे थे। और अपने अपने हित ढूंढने के कारण क्या हुआ कि बंदरबाट मची और उसी में पाकिस्तान की आप देखेंगे 70-75 सालों में यहां तक दुर्गति हो गई है। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्रों में इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो बलूचिस्तान में, तो जैसा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो उस समय जो रियासतें थी ने, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ऑप्शन ये मिला था कि या तो आप भारत के साथ जा सकते हैं या आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी और बाकी चीजों का भी मुद्दा था। और या फिर आप इंडिपेंडेंट स्टेट रह सकते हैं। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि बलूचिस्तान, जो उस समय तक कलात कहा था, ठीक है, तो वहां पर दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। 1877 के बाद से वहां पर धीरे धीरे उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था, जिसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सीधा ये जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने उसको कैसे बाईपास किया और कैसे वहां पर इलीगल ऑक्यूपेशन किया, ठीक है। तो कलात में दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे थे। एक शाही जिरगा था जो कि सुजर्निटी में था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, और जो कुछ पोर्शन था बलूचिस्तान का, जो आज के बलूचिस्तान के पार्ट में है, जैसे कि क्वेटा की बात करें, नसीराबाद की बात करें, नौसिका की बात करें या बोलान एजेंसी की बात करें, तो ये सारे जो थे ये ब्रिटिश कमिश्नर्स के अंडर में थे। और ब्रिटिश कमिश्नर के अंडर में होने के कारण क्या था कि ये डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल हो रहा था। अगर आप पुराना मैप जाकर ये बलूचिस्तान का देखेंगे भी तो वहां पर आपको ये चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो उसमें जब बलूचिस्तान को अप्रोच किया मोहम्मद अली जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने, तो उन्होंने ये चीजें कही कि आप जो है सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कीजिए। तो जो शाही जिरगा थे, जो उसके रूलर थे, वो शुरुआती दौर में तैयार नहीं हुए। तो उसके बाद वहां पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया गया, ठीक है। और मैनिपुलेशन इसलिए किया गया क्योंकि शाही जिरगा का कहना था कि हम लोग सुजर्निटी में थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, और ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी, कोई लायबिलिटी इस चीज की नहीं बचती है कि हम जो है सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जिसको पावर ट्रांसफर कर रही है उसी के अंडर में रहे। हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस चीज को माना नहीं। उन्होंने उस चीज को मैनिपुलेशन किया और ये चीजें कर दी कि जो पॉपुलर वोट है, जो आम जनता है, उसको शाही जिरगा नहीं रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए सिर्फ कमिश्नरी रीजन के लोग ही वोट करेंगे और उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन होगा। इस चीज को करवाने के बाद क्या हुआ, वहां पर टग ऑफ वार हो गया मुस्लिम लीग यानी कि उस समय की जो पाकिस्तान गवर्नमेंट थी और शाही जिरगा के बीच में। और उसके बाद फर्दर मैनिपुलेशन करके क्या किया गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को मार्च 1948 में साइन करवा लिया गया खान ऑफ कलात से। लेकिन उनके जो भाई थे
वो उस चीज को माने नहीं। और जुलाई 1948 में खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम इन्होंने रिवोल्ट कर दिया और ये उस समय से स्ट्रगल चालू कर दिए जो कि आज तक चला आ रहा है। बलूचिस्तान में किस तरह से एट्रोसिटीज होती हैं, किस तरह से जो पाकिस्तानी आर्मी है वहां पर एट्रोसिटीज करती हैं, किस तरह से लोगों के साथ मारकाट होता है, पॉलिटिकल लीडर्स गायब हो जाते हैं, भागना पड़ता है, जेल होती है, ये सब हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो इलीगल ऑक्यूपेशन का केस वो हुआ। दूसरा जो केस हुआ वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिससे कि हम सब भारतीय काफी बढ़िया से फैमिलियर हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। 21 अक्टूबर 1948 को जो हजारों हजार की तादाद में जो पश्तून कबायली थे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में इंटर कर गए और 3-4 दिन के अंदर ही वो क्या हुआ कि मुजफ्फराबाद और बारामूला तक पहुंच गए। और बारामूला की बात करें तो बारामूला श्रीनगर से सिर्फ 20 मील की दूरी पर था। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ कि जो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, क्योंकि राजा हरि सिंह जो उस समय के जो लीडर थे, राजा थे वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के रूलर, उन्होंने साइन किया था एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी। तो पाकिस्तान ने उसको रिस्पेक्ट किया नहीं, इंडिया ने तो रिस्पेक्ट किया। हालांकि इंडिया भी नहीं चाहता था कि ऐसा कोई स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट हो, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर भी खेल खेला, मैनिपुलेशन किया। कैसे? उन्होंने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पहले ही साइन कर दिया और इस चीज की उन्होंने अप्रूवल दे दी और एग्रीमेंट कर लिया हरि सिंह के साथ। तो हरि सिंह के पास बोलने का यह मौका मिल गया भारत को कि पाकिस्तान ने कर लिया तो आप भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लो। मजबूरी में भारत को भी करना पड़ा और उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट पाकिस्तान ने की ही नहीं। पाकिस्तान ने क्या किया कि एग्रीमेंट होने के बाद भी 21 अक्टूबर 1948 को वो उन्होंने पहले पश्तून कबायलियों को इंटर करवाया और उसके पीछे पीछे जो पहले वर्ल्ड वॉर 2 के जो बचे खुचे सैनिक थे पाकिस्तान आर्मी में और लोकली जो वहां रह रहे थे, उनको बैकअप के तौर पर सिविल ड्रेस पहना के भेज दिया। अब इस परिस्थिति में कोई ऑप्शन बचा नहीं राजा हरि सिंह के पास। तो 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि राजा हरि सिंह ने मजबूरी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ और उसमें 3 चीजें एक्सक्लूसिवली एकदम सही तरीके से जो लिखित तौर पे भारत को दिया अपना अधिकार। उसमें पहला था डिफेंस, दूसरा था एक्सटर्नल अफेयर्स और तीसरा था कम्युनिकेशन। ये 3 चीजें तो इमीडिएटली मिल गई। उसके बाद बोले कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और वो सब आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग बाद में पॉलिटी वगैरह में पहले भी कर चुके हैं, आगे भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे पावर दे दिए भारत सरकार को। उसके बाद फिर जो भारत सरकार है उन्होंने एयरलिफ्ट की भारतीय सेना को, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल रहे भारतीय सेना और उन्होंने पश्तून को कबायलियों को पीछे भी धकेला। जैसे ही पीछे धकेलना चालू किया तो पश्तून कबायली जो थे वो पीछे चले गए और पाकिस्तानी सेना आगे आ गई कि ये एग्रेशन है, कबायलियों को मारने के लिए भारतीय सेना क्यों आई। तो वो तो डिस्गाइज में थे, वो पहले से बैकअप में थे ही। आर्मी जो पाकिस्तान की थी वो फ्रंट पे आई। उसके बाद लड़ाई हुआ, लड़ाई जैसे हुआ उसके बाद मुद्दा लेके चले गए जवाहरलाल नेहरू यूएन में। यूएन में वहां पर रिजोल्यूशन पास हुआ, सीज फायर हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल तय हुआ और उसके बाद वहां पर जो रिजोल्यूशन, 2 रिजोल्यूशन पास हुए, रिजोल्यूशन नंबर 47 और रिजोल्यूशन नंबर 80। दोनों में ये चीज मेंशन था कि पाकिस्तानी सेना जो है सो पीओके से पूरी तरह से विड्रॉ करेगी। भारतीय सेना पार्शियली तौर पे विड्रॉ करेगी क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और बाकी चीजों के लिए भारतीय सेना कुछ नंबर में वहां पर रह सकती है, लेकिन मैक्सिमम विड्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर रेफरेंडम कराया जाएगा, प्लेबिसाइड कराई जाएगी और उसके आधार पे यह तय किया जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर किसका पार्ट होगा। तो इस चीज में ये दोनों मुद्दे कभी फुलफिल हुए नहीं क्योंकि पहला स्टेप लेना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने कभी पीओके से विड्रॉ किया ही नहीं और भारत सेकंड स्टेप लेने वाला था। जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं हुआ तो सेकंड किस बात का लेना। ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर भारत का, ये कहते आ रहे हैं और बहुत जल्दी हो भी जाएगा।
तो ये चीजें देखने वाली है और बहुत जल्दी दिखेगा, क्योंकि जैसी परिस्थिति बनी हुई है अभी पाकिस्तान में, तो वो चीजें आप लोग जान ही रहे हैं कि पीओके में अभी भारत के झंडों के पोस्टर्स लग रहे हैं, भारत के झंडे फहरा दिए गए, वहां के आर्मी पर्सनल्स को, पुलिस के ऊपर धावा बोल दिया है आम जनता ने। तो ये चीजें पूरी सिनेरियो बनी, और अब ये फ्लैश पॉइंट इसलिए बन गया है क्योंकि अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अगर 1971 की भी बात करें तो पाकिस्तान पहले क्या था, ब्रॉडर वे में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइडेड था, यानी कि बंगाली स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग। तो उस समय भी अभी जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि क्या क्या रीजनल डिस्पैरिटी और जो आगे देखेंगे वो चीजें ही सेम थी उस समय भी, जिसके कारण पाकिस्तान 2 भाग में टूटा और अब जो है लगभग 5 भाग में टूटने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे वहां पर ग्रुप कौन कौन से हैं। एक हो गए बलूच, उसके बाद है सिंधी, उसके बाद अफगानी है जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन में है, उसके बाद है जो बाल्तीस है, कश्मीरी है जो पीओके में है। ठीक है, और लास्ट जो बचते हैं पंजाबी, जो सबसे डोमिनेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, सबसे ज्यादा वही लोग वहां पर अपनी धाक जमाए हुए, पकड़ बनाए हुए, और बाकी लोगों को वो क्या करते हैं, दबाते कुचलते रहते हैं। बलूचिस्तान का हमने केस देख ही लिया, पीओके का केस देख ही लिया। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनका ज्यादा एफिलिएशन अफगानिस्तान की तरफ, उनका झुकाव ज्यादा है अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि वो जो है पठान्स और जो लोग हैं अफगानिस्तान रीजन से, उनका एलिगेंस ज्यादा है, वो उस ट्राइब से ज्यादा बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सिंधीज की बात करें तो उनको भी जो है पंजाबी लोग उतना तरजीह देते नहीं है, उन पे भी क्या करते हैं, अपनी धाक जमाए रहते हैं, और उनकी भी जो रिप्रेजेंटेशन है अगर देखेंगे बाकी चीजों में जो आगे डेटा है कि उस हद की है नहीं। अब यहां पर क्या हुआ कि जो ये अभी का जो मुद्दा प्रकट हुआ है, इसमें टोटल 3 बड़े कारण हैं जिसके कारण कि 1971 में भी पाकिस्तान टूटा और फिर से पाकिस्तान के टूटने के यही 3 मेजर कारण होने वाले हैं। पहला क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, और तीसरा ओवरलुकिंग द रीजनल एस्पिरेशंस एंड इम्बैलेंसेस, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता हमेशा बनी रहती है पाकिस्तान में। अब राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो पाकिस्तान बनने के 5 से 6 साल के अंदर ही राजनीतिक अस्थिरता चालू हो गई थी। जिन्ना साहब तो 6 महीने से ज्यादा टिके नहीं। उसके बाद बंदरबाट, वही अपॉर्चुनिस्ट थे, सब मौका परस्त थे, सबने बंदरबाट शुरू की। ठीक है, और उसी के कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, 5 साल रह नहीं पाया है। ठीक है, और उसके अलावा अगर देखा जाए राजनीतिक अस्थिरता की तो सबसे पहले क्या हुआ, 1953-54 में कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ, संवैधानिक कू हो गया। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजोरिटी होल्ड करते थे प्राइम मिनिस्टर, उनको डिसमिस कर दिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो थे ख्वाजा निजामुद्दीन को, और उनको डिसमिस करने के बाद उसके जगह पे क्या किए, ये अपना पपेट प्राइम मिनिस्टर बिठा दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बंद कर दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, एक तो ये को हो गया सबसे इनिशियल स्टेज में, और उनका को भी इस चीज का रिग्रेट आजीवन रहा, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज की शुरुआत नहीं की होती तो शायद इसके आगे ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि इसके आगे फिर 1958 से 1971 तक जो मिलिट्री रूल रहा, जो पहला मिलिट्री को हुआ, जो मार्शल लॉ लगा, उसमें सिकंदर अली मिर्जा वो जो थे सो उस समय थे वहां पर गवर्नर जनरल, और उन्होंने यूज किया उस समय के जनरल को, आर्मी जनरल को, अयूब खान को, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर जो थे फिरोज खान नून, उनको हटा सके और उसके जगह पे वो पावर में आ सके, सिकंदर मिर्जा, मतलब पावर अपना यूसर्प कर सके। लेकिन सिकंदर मिर्जा को भी जगह लगा दिया अयूब खान ने, जस्ट 10-15 दिनों के अंदर उनको भी जहाज में लोड किया, बोला भैया आप निकलो, तो वो भी निपट गए। उसके बाद जनरल अयूब खान बन गए वहां के डिक्टेटर, आर्मी रूलर, और उन्होंने 1971 तक वहां पर रूल किया।
उसके बाद फिर से क्या हुआ कि 1971 में जब इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर जब जो बांग्लादेश की जो पार्टी थी आपका मुजीबुर रहमान की, वो पार्टी जब इलेक्शन में ज्यादा सीटें ले ली तो उनको सरकार बनाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पर भी उर्दू और बंगाली वाला झमेला था, उसके कारण उनको सरकार बनाने नहीं दिया गया। और उसके बाद फिर पूरा अनरेस्ट चालू हुआ, मिलिट्री एक्शन चालू हुआ, पाकिस्तान जो दो भाग में टूट गया, एक बांग्लादेश बन गया, एक जो है सो पाकिस्तान रह गया। और उसके कारण फिर से क्या हुआ, 1977 में फिर से मिलिट्री को हुआ, जो कि 1988 तक फिर से मार्शल लॉ चला, और इसको क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन फेयर प्ले, मतलब हम सही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, मार्शल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत को हटा के, डेमोक्रेसी को हटा के मार्शल लॉ लग रहा है और उसको कह रहे हैं फेयर प्ले। और इसमें भी क्या इल्जाम लगाया गया था कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके कारण जो पाकिस्तान है वार हार गई 71 का, बहुत सारे उन पर इल्जाम लगाए गए। और जियाउल हक ने, जिनको कि वो कहते थे माई पप्पी, ठीक है, जियाउल हक को, जो कि जियाउल हक उस समय सीनियोरिटी में जो पाकिस्तानी आर्मी है उसमें तीसरे नंबर पे थे, तो दो सीनियर ऑफिशियल्स को बाईपास करके जियाउल हक को जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीएम जनरल बनाया। और उसमें क्या हुआ कि जियाउल हक ने उन्हीं को जगह लगा दिया, आपका जुल्फिकार अली भुट्टो को ही। और इसके कारण फिर क्या हुआ कि 1988 तक फिर से मार्शल लॉ चला, फिर इलेक्शन हुआ, धीरे धीरे सब चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हुई, नवाज शरीफ पीएम बने, कारगिल वार हुआ। अब कारगिल वार के समय क्या हुआ कि परवेज मुशर्रफ जो उस समय के जनरल थे, उनको ये चीजें पता चली कि कारगिल वार हारने के कारण नवाज शरीफ हमको जगह लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो वो बोले भाई हमको क्यों जगह लगाओगे, हम आप ही को जगह लगा देते हैं। ठीक है, तो 1999 में फिर से मिलिट्री coup हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री coup किया, नवाज शरीफ को जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट किया गया और उनको भी देश छोड़कर भागना पड़ा, उन पे भी मुकदमा चला। तो ये क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज तक के इतिहास में पाकिस्तान में लगातार चली आ रही है, अभी भी है। अभी भी देखेंगे कि मिलिट्री के आदेश के बिना उनके पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ हो नहीं सकता है। इमरान खान को फिर से जगह लगा दिया, इलेक्शन रिग्ड हो गई, सब कुछ हो गया। और एक चीज इसमें नोट करने वाली जो बात है कि जितने भी आज तक मिलिट्री coup हुए हैं वो रावलपिंडी कॉर्प्स ऑफ आर्मी जो है पाकिस्तानी आर्मी की, जो कि पंजाब में है, उन्होंने ही सारे मिलिट्री coup किए, उन्होंने ही डोमिनेट किया है, वहीं से ये चीजें होती रही हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये तीन तो थे सक्सेसफुल मिलिट्री coup, इसके अलावा 5 बार अनसक्सेसफुल मिलिट्री coup भी हो चुके हैं, जो मिलिट्री coup करने की कोशिश की गई लेकिन सक्सेसफुल हुई नहीं। 1951 में हुआ, 1973 में हुआ, 1980 में हुआ, 1984 में हुआ, 1995 में हुआ, लेकिन ये पांचों जो है सो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आज भी बनी हुई है, पहले भी बनी थी, पहले भी पाकिस्तान टूट चुका है, आगे भी टूटेगा ही टूटेगा। अब बात करें इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो इकोनॉमिक क्राइसिस की जहां तक बात है तो 1970 के दशक तक जो पाकिस्तान का जो रुपया था, पाकिस्तान का जो करेंसी का वैल्यू था, वो भारत से ज्यादा अच्छा था, उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और बिना सोचे समझे लड़ाई करना, युद्ध लड़ना, टेररिज्म फंडिंग करना, इन सब चीजों के कारण उनकी इकोनॉमिक स्थिति खराब होती चली गई। आज तक विश्व में सबसे ज्यादा बार आईएमएफ से लोन लेने का रिकॉर्ड पाकिस्तान बना चुकी है। 22 बार आईएमएफ से लोन ले चुकी है पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद भी पाकिस्तान से को हमेशा आईएमएफ से डांट पड़ती रहती है, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है अनप्रिडिक्टेबल है। इनकी इकोनॉमी कब क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे डिपेंड होने के कारण क्या होता है, इनके घर में एक सुई तो बनती नहीं है। जो मोटरसाइकिल, कार, ये वो वट एवर इट इज, इवन सिंपल सी दवाइयां जो है
वो भी ये इंपोर्ट करते हैं। भारत से इंपोर्ट बंद होने के बाद उनके यहाँ दवाइयों की स्थिति खराब हो गई, सब्जियों की स्थिति, सब कुछ की स्थिति खराब हो गई। इन्फ्लेशन रेट उनका बात करेंगे तो अभी 38% चल रहा है, 38% का इन्फ्लेशन रेट। और ये पिछले 2-3 सालों से देखेंगे तो 20% से ऊपर लगातार बना हुआ है। और इनका एक्सटर्नल डेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बाहरी कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑलरेडी 100 बिलियन के पार पहुंच चुका है। इंटरनल डेट जो है वो एक्सटर्नल डेट से भी तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनल डेट तो और भी ज्यादा हो चुका है। जैसे अभी कहते हैं ना कि बहुत सारे शॉर्ट्स में और बहुत सारे मीम्स में मजाक में मिलता है कि पाकिस्तान में कोई बच्चा अगर पैदा भी होता है तो भी वो 5-7 लाख रुपए का कर्ज लेके पैदा होता है। ठीक है, तो ये चीजें बनी हुई हैं। और अगर तीसरे मुद्दे की बात करें कि ओवरलुकिंग द रीजनल एस्पिरेशंस एंड इम्बैलेंसेस, जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए, क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्र में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए सरकार में, पॉलिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग में। अगर सिंपल सा इनके पास्ट से ही एग्जांपल ले लें तो क्या हुआ था कि जब मुजीबुर रहमान की पार्टी ने ज्यादा सीटें ली थी तो उनको सरकार बनाने देना चाहिए था 71 में, लेकिन कहे क्या कि नहीं, सीटें भले उनका ज्यादा हो, सरकार तो जुल्फिकार अली भुट्टो की बनेगी। और इसी खींचतान में युद्ध हो गया 1971 का भारत के साथ इनका, क्योंकि उन्होंने एट्रोसिटीज की, रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ इंडिया में, इंडिया को कूदना पड़ा और पाकिस्तान से बांग्लादेश लिबरेट हो गया। क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उस समय भी जो बांग्लादेश की थी, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उसकी ज्यादा बेहतर थी। वहां पर ज्यादा इनकम होती थी, लेकिन उसको यूज किया जाता था वेस्ट पाकिस्तान के अयासियों के लिए, और उसी के कारण ये सारा झमेला क्रिएट हुआ। तो वही चीजें अभी फिर से हो रही हैं। अगर बात करें तो पंजाब प्रोविंस, अभी जैसे 5 प्रोविंस है, 5 प्रांत हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पीओके है, सिंध और पंजाब है। तो पंजाब आज भी, उस समय भी पंजाबी ही डोमिनेट कर रहे थे, पाकिस्तानी पंजाबी पॉलिटिक्स को। आज भी पॉलिटिक्स को, गवर्नमेंट जॉब्स को, मिलिट्रीज को, सब जगह पे वही डोमिनेट कर रहा है और रीजनल एस्पिरेशंस को मार दे रहे हैं। अगर सिंपल सी बात करें कि बलूचिस्तान से जितना मिनरल रिसोर्सेज आता है, जितनी इनकम होती है, उसके हिसाब से बलूचिस्तान को मिलता क्या है? कुछ नहीं। अगर यही बात करें हम खैबर पख्तूनख्वा की, खैबर पख्तूनख्वा से जेमस्टोन, जो हम लोग नग वगैरह अंगूठी में पहनते ना, वो हिंदुकुश रेंजेस से और वहां से निकलता है और उसकी एक्सपोर्ट होती है। मिनरल रिसोर्सेज भी वहां पर मिलते हैं, पोटास मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का क्या डेवलपमेंट है? कुछ नहीं। सेम स्थिति बनी हुई है पीओके की। पीओके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सबसे आगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वहां के लोग परेशान है कि 45-50 रुपए यूनिट हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, क्या करेंगे हम? और ऐस कर रहे हैं पंजाब वाले, यहां 15-15, 16-16 घंटे बिजली नहीं रहती है, पंजाब वाले एसी में सो रहे हैं। तो वो भी एक डिसकंटेंट है, जिसके कारण कि यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परेशानियों, अलग अलग ग्रजेस के कारण, अलग अलग मुद्दों के कारण जो इम्बैलेंसेस है, उनके एस्पिरेशंस को देखा नहीं जा रहा है, उनके डिमांड्स को देखा नहीं जा रहा है, जिसके कारण कि फिर से वहां पर सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। और अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी में 65%, ये 2018-19 का डेटा है, 65% जो पाकिस्तानी आर्मी है उसमें पंजाबी लोग हैं। और अगर 2001 की डेटा, और ये पाकिस्तान की न्यूज़पेपर द डॉन में छपा हुआ रिपोर्ट है, और यही अगर बात करें हम लोग 2001 की, तो 2001 में पाकिस्तानी आर्मी में 71% पंजाबी थे। अब सोचिए, 5 स्टेट है और 71%। अगर प्रेजेंट की 5 साल पहले की हुई डेटा की बात करें तो 65%। प्रेजेंट डेटा तो मिलता ही नहीं है, पाकिस्तान का डेटा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। और उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान से वो आते हैं, जिनकी की कंट्रीब्यूशन है 15% पाकिस्तानी आर्मी में। अब ये दो मिला के ही 80% पहुंच जा रहे हैं। तो बाकी के 3 प्रोविंसेस के लिए बचा क्या? उसमें भी सिंध का होगा तीसरा नंबर, सीधी सी बात है, जो कि 90 पार कर देगा, है ना।
और यही सेम चीजें बनी हुई है स्थिति फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे आप ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं भारत में कि आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, एसएससी सीजीएल के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में जाते हैं, तो उन सब चीजों की अगर बात करें तो उसमें भी पंजाबी लोग 60% हैं। तो बाकी लोगों के लिए बचा क्या? कुछ नहीं। तो वो लोग रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे। और इसी कारण से क्या है कि रीजनल इंबैलेंसेस क्रिएट हुए। और ये जो तीन बड़े मुद्दे हमने बात की अभी कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस है या रीजनल इंबैलेंसेस हैं, इन तीन मुद्दों के कारण पिछले हिस्ट्री में भी वर्ल्ड की दिखे हम लोग उठा के, तो बहुत सारे कंट्री ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं। अगर 1991 का यूएसएसआर का ही बात करें तो कोल्ड वॉर के कारण क्या हुआ था, वहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, फूड क्राइसिस हुई। उसके बाद रीजनल लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही थी, जिसके कारण कि क्या हुआ, यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, 13 स्टेट्स में डिवाइड हो गया। सेम चीज हुई यूगोस्लाविया के साथ। यूगोस्लाविया तो धीरे धीरे टूटा, मतलब कि 1991 में टूटना चालू हुआ, टूट के कंप्लीट हुआ 2006 में, है ना। मोंटेनिग्रो, सर्बिया, मैसेडोनिया, क्या क्या एकदम टूट के 7 स्टेट में वो भी डिवाइड हो गया। वही चीज हुई साउथ अफ्रीका के साथ, एपार्थाइड और बाकी चीजों के कारण 1990 में साउथ अफ्रीका भी नामीबिया और साउथ अफ्रीका में टूट गया। लेटेस्ट अगर हम लोग एग्जांपल लें तो सूडान का एग्जांपल आता है कि सूडान भी, साउथ सूडान और सूडान में टूट के 2 भाग में हो गया। वहां पर भी वही था, रीजनल इंबैलेंसेस था। ऑयल का प्रोडक्शन साउथ सूडान में जाता होता था, लेकिन मजा कोस्टल रीजन वाले लेते थे, सूडान वाले। तो उसके कारण वहां पर भी ये डिसइंटीग्रेशन हुआ। और यही चीज अभी क्या हो रही है, पीओके में हो रही है। और पीओके का रिसेंट न्यूज देखें तो पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे अभी कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। यह बात करें कि वो लोग अगेंस्ट में पूरे खड़े हो गए हैं। पुलिस जब वहां पर गई उनको रोकने के लिए तो उनको उठा उठा के पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिए। तो इस तरह की चीजें वहां पर हो रही है। चप्पल से मार रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को, दौड़ा दौड़ा के चप्पल से मार रहे हैं। तो ये चीजें हो गई। और ये अगर एक बार पीओके अलग हुआ पाकिस्तान से तो ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसके बाद की बलूचिस्तान का तो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, वो तुरंत अपना फिर ये प्रेशर देना चालू कर देंगे, अपना रिवोल्ट और जो रिप्रेजेंटेशन है इंटेंसिफाई कर देंगे। बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा सताया और दबाया जा चुका है, तो वो हो जाएगा। और बलूचिस्तान और पीओके अगर हट गया तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना वीक हो जाएगा, इतना डिजास्टर्स उसके लिए रहेगा कि केपीके को, खैबर पख्तूनख्वा को बचाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को तालिबान ऑलरेडी क्लेम कर रहा है अफगानिस्तान का पार्ट के तौर पे, क्योंकि वहां पर पठान्स जो है सो ज्यादा रहते हैं, अफगानी ट्राइबल पीपल ज्यादा रहते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है, तो उनकी सिमिलरिटी अफगानिस्तान की तरफ से मिलती है। दूसरी चीज क्या है कि वो ड्यूरेंट लाइन को मानते भी नहीं है। उनका कहना है ड्यूरेंट लाइन ने जो है सो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उस समय के जो रूलर थे उनको हम नहीं मानते हैं, तो ड्यूरेंट लाइन को हम एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर मानते ही नहीं है। तो उनके लिए एक अलग परेशानी बन जाएगी। और सिंध वाले ऐसे ही खुश नहीं है पंजाबियों से पाकिस्तान में, क्योंकि वो लोग हर चीज में डोमिनेट करते हैं। और अगर खेती की और बाकी चीजों की प्रोडक्शन वगैरह की ज्यादा बात करें तो वो सिंध में होता है, क्योंकि वो इंडस वैली वाले प्लेन्स, इंडस प्लेन्स वाले रीजन में पड़ता है। तो उसके कारण वहां पर ऑलरेडी अनरेस्ट है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान कितनी दिन तक सरवाइव करता है। करेगा तो नहीं, ये तो निश्चित हो चुका है, लेकिन कितने दिन तक कर पाता है ये देखना। और पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन लगभग तय हो चुका है। देखने वाली बात बस ये होगी कि कितने दिन तक वो सरवाइव कर पाता है और कितने पार्ट में डिसइंटीग्रेट होता है, बाल्कनाइजेशन उसका होता कैसा है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे हमने आज डिस्कस किया। आज हमने देखा, पूरा चर्चा किया कि क्या क्या कारण है जिसके कारण कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होने के कगार पे पहुंच चुका है। तो इस पे आप लोगों की कोई राय हो, कोई सजेशन हो, कोई पॉइंट अगर हमसे छूट गया हो
तो वो चीजें सजेस्ट करें ताकि उसको फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जोड़ के बाकी का भी जो छूटा बचा हुआ चीज है वो डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ पर हम लोग अपने चर्चा को खत्म करते हैं और आप लोग जो है सो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे डिस्कशन के वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।